नमस्कार, आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज टॉपिक लेसन 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड जो कि रेखागणित के जनक माना जाते हैं, उन्होंने किस प्रकार से ज्योमेट्री का को डिफाइन किया है उन्होंने। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ज्यामिति का जो है संधि विच्छेद, जैसे कि हमने ज्यामिति जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जियोमेट्री, ज्यामिति को इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्री, यानी कि जियो प्लस मैट्रियन। जियो का अर्थ हम जो है लेते हैं यहाँ पे। जियो मीन्स होता है, जियो का मतलब होता है भूमि या पृथ्वी। जियो का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी। और मैट्रियन METREIN, मैट्रियन का अर्थ यहाँ पे है मापन, यानी कि हम किस प्रकार से जमीन का मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं। ये इन दो शब्दों से जो है ज्योमेट्री बना है। तो यहाँ पे यूक्लिड की परिभाषा है। यूक्लिड ने जो है ज्योमेट्री को किस प्रकार से डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। तो सबसे पहले उन्होंने जो है अलग अलग पॉइंट वाइज जो है डिफाइन किया है। सबसे पहले उन्होंने एक बिंदु को किस प्रकार से डिफाइन किया कि बिंदु क्या चीज है। ये बिंदु, जैसे कि आप जानते हो, किसी पेन या किसी की जो डॉट, किसी भी वस्तु का जो डॉट होता है, डॉट एक सिंबल होता है। डॉट, जैसे कि यहाँ पे फिगर में बताया गया था, डॉट एक सिंबल है। किस प्रकार से सिंबल एंड डॉट को उन्होंने डिफाइन किया, पॉइंट को, कि एक बिंदु या पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। हम बिंदु को छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उसका मेजरमेंट कर सकते। तो बिंदु, दिस इज ए ओनली फॉर पॉइंट या नोक। जैसे पेन का नोक होता है, पेंसिल का नोक होता है, तो दिस इज ओनली फॉर डॉट या पॉइंट। दिस इज कॉल्ड पॉइंट। सेकेंड है रेखा, लाइन, जो कि यहाँ पे बाएं तरफ हमने एक छोटी सी जो है लाइन सेगमेंट, एक छोटा सा लाइन खींची हुई है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइन। तो ये लाइन एक रेखा, यानी कि लाइन जो कि चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक लंबाई होती है परंतु उसकी कोई ब्रेथ यानी कि चौड़ाई नहीं होती है। और ये हम इसे शांत पूर्वक जो है बाएं और दाएं रूप से अनिश्चित बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो फिगर दिया गया है, ये रेखा का एक छोटा भाग है। लाइन सेगमेंट या रेखाखंड भी कहते हैं। अगर इस रेखाखंड को अगर हम स्वतंत्र पूर्वक बाएं और दाएं तरफ अगर अनिश्चितता बढ़ाए तो ये एक प्रकार का लाइन बन जाता है। और नेक्स्ट अगला है कि एक के सिरे बिंदु होते हैं। जैसे हमने जो अगर दो पॉइंट अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट है, सपोज पॉइंट ए और पॉइंट बी, यानी कि दो पॉइंटों को जोड़ने वाली, यानी कि दो सिरे होते हैं। किसी भी रेखाखंड के दो सिरे होते हैं, दो पॉइंटों को हम मिलाएंगे तो उससे जो रेखाखंड बनेगी, ये रेखाखंड दो सिरों से मिलकर बना है और इनके दोनों सिरों पर दो बिंदु है, ए और बी। चौथा है कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है, स्ट्रेट लाइन एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है। यानी बोलने का मतलब होता है कि एक रेखाखंड, ये सिंपली एक रेखाखंड जो कि अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। बिंदुओं को जो हम मीट करते जाते हैं, बिंदुओं को मिलाते जाते हैं, तो उससे एक रेखा की लंबाई बढ़ती जाती है। यानी कि एक रेखाखंड में अनिश्चित रूप से बिंदु होते हैं। ये उस यूक्लिड की परिभाषा का चौथा पॉइंट है। और इसी प्रकार से पांचवा पॉइंट उन्होंने लिखा है। पांचवा पॉइंट उन्होंने एक पृष्ठ या सरफेस के माध्यम से डिफाइन किया है कि जैसे कि हमने सपोज एक पृष्ठ ले लिया, एक पृष्ठ वह है केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। सपोजली मैंने एक यहाँ पे एक पन्ना ले लिया, मैंने एक पेज ले लिया, तो इस पेज पे
देखिए ये दैट इज ए सरफेस, ये एक सरफेस है। इस सरफेस में हम क्या देख रहे हैं, ये इसकी जो है ब्रेथ है और ये इसकी लेंथ है। लेंथ और ब्रेथ हमें दिखाई दे रही है। तो सरफेस को बोलते हैं जिसमें केवल उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये सरफेस से डिफाइन किया है। उसके बाद छठा उनका जो पॉइंट है वो है जो सरफेस है, पृष्ठ होते हैं, वो पृष्ठ के किनारे किनारे रेखाएं होती है। अर्थात जो पृष्ठ होती है वो भुजाओं से मिलकर बनी होती है, एज से मिलकर बनी होती है। जैसे ये पन्ने की बात कर रहा हूं, देखिए ये पन्ना आपके सामने है। एक हम छोटा सा इस प्रकार से हम पन्ना ले लेते हैं। तो ये पन्ना जो है, ये पन्ना, ये जो आपके सामने पन्ना दिखाई दे रहा है, ये भुजाओं से मिली, चारों ओर भुजाओं से घिरी हुई है ये पृष्ठ। दिस एंड दिस। तो इस प्रकार से जो उन्होंने छठा बिंदु जो डिफाइन किया है कि जो पृष्ठ होता है यानी कि सरफेस जो होता है वो 4 एजेस, 4 भुजाओं से घिरी होती है। उनके जो किनारे मतलब एजेस जो होती है वो भुजाओं या रेखाएं होती है। 7वां नंबर है एक समतल पृष्ठ प्लेन सरफेस ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ स्पष्ट रूप में स्थित होती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो प्लेन सरफेस होता है, प्लेन सरफेस, उसमें जो लंबाई चौड़ाई जो होती है, 4 भुजाएं होती है। इस तरफ जैसे ये इस तरफ इसकी जो चौड़ाई हो गई तो इधर भी चौड़ाई होगी, ये चौड़ाई होगी तो इसके नीचे तरफ भी चौड़ाई होगी। ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, यानी कि 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है। और चारों रेखाखंड कैसे हैं, सीधी है, सीधी और सपाट है, स्पष्ट है, सीधी है, सीधी और सपाट होती है। तो ये 7 जो है 7 बिंदुओं की सहायता से, वैसे तो यूक्लिड ने जो है यूक्लिड ने अपने ज्योमेट्री में 23 प्रकार के परिभाषित किया, ज्योमेट्री को 23 बिंदुओं से परिभाषित किया है। तो यहाँ पे हम केवल 7 बिंदुओं के माध्यम से ज्योमेट्री को स्पष्ट करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। 7 बिंदु वो ये जो मैंने आपको अभी बताया है, तो ये हो गया। उसके बाद हम अगला जो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो अगला है कि यूक्लिड के कुछ अभिगृतों, एक्सियोम्स के बारे में करेंगे। यूक्लिड के कुछ अभिगृत ज्योमेट्री के अंतर्गत कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ ज्योमेट्री की सहायता से कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं जिनका कि हमें रेखा गणित में जिनका उपयोग निश्चित रूप से किया जाता है। जैसे पहला दिया गया है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो और एक दूसरे के बराबर होते हैं। सपोज करके देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक फिगर बना रखा है कि ए बी, हमने एक छोटा सा रेखा ले ली, एक कोई वस्तु है या रेखा ले ली हमने ए बी, फिर हमने उसी में दूसरा रेखा बी सी, उसी नाप की दूसरी रेखा हमने रेखाखंड बी सी ले ली, समान प्रकार के। तो जब हम इन दोनों रेखाखंड को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो उससे ए बी सी जो रेखा एक बनेगी, ए बी सी एक रेखा जो बनेगी, उसके 2 भाग होंगे, उसमें जो है 2 बराबर भाग होंगे, 2 बराबर। ये पूरी जो रेखा है ए सी, जो ए सी एक जो रेखा है, ये बराबर 2 रेखाखंडों से मिलकर बनी है, 2 बराबर रेखाखंडों से बनी है, जैसे चित्र में यहाँ पे दिखाया गया। ऐसे ही दूसरा है, यदि बराबरों को बराबरों से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। बराबर को अगर बराबर से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। जैसे मैंने सपोज कर दिया कि एक समान प्रकार का कोई वस्तु ले लेते हैं, एक समान प्रकार के कोई एक, जैसे आयताकार एक हमने जो है गुटका ले लिया, या आयताकार हमने कोई इस प्रकार की जो है आयताकार एक वस्तु ले ली, और इसी आयताकार वस्तु को, ये दूसरी का आयताकार वस्तु को अगर हम जब इसके ऊपर रखते हैं, तो ये जो इसके ऊपर रखने के पश्चात जो हमें एक आयताकार वस्तु मिल रही है, रिजल्ट जो मिल रही है, ये दोनों आयताकार वस्तुओं के बराबर है। बराबर होने के कारण ये एक दूसरे के ऊपर रखा जा रहा है,
जो कि एक दूसरे को बिल्कुल ढक दे रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि बराबर किसी बराबर वस्तु को बराबर प्रकार से अगर जोड़ा जाए तो उससे भी जो उसका रिजल्ट आएगा वो बराबर उसी नाप का जो पूर्ण मिलेगा, जो पूर्ण वस्तु मिलेगा, जो उसका परिणाम आएगा वो भी उसी नाप का एक वस्तु प्राप्त होगा, उसी नाप का वस्तु प्राप्त होगा। जैसे हमने यहाँ पे भी दिखा रखा है, जैसे ए बी सी को हमने जो है क्या कर दिया, दो बराबर भागों में बांटा, ए बी और बी सी। तो ए बी और बी सी दो है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी धन बी सी। तो ए और सी को जो हम लिखेंगे तो क्या होगा कि इन ए बी और बी सी को जो हम जोड़ रहे हैं तो ए सी प्राप्त हो रहा है, और ये ए सी जो है ए बी और बी सी से ही प्राप्त हो रहा है। ए सी जो है इन दोनों वस्तुओं से ही प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार की दो बराबर को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सपोज करके हमारे पास 20 रुपये हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमने 20 रुपये है, हमारे पास 20 रुपये है, तो 20 रुपये है और इस 20 रुपये को हमें 4 भागों में बांटना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 20, 4 का भागा 20 में देंगे तो 5 आएगा, यानी कि प्रत्येक के हिस्से में क्या आएगा, 5 आ रहा है। 5 5 5 और 5, इस प्रकार से 20 प्राप्त हो रहा है। तो शेष का मतलब होता है कि अगर माना हमने जो है 20 को अगर हम बराबर 3 हिस्सा, 20 को हमने जो है बराबर 4 हिस्से करने हैं, उसमें से हमने केवल 3 हिस्सा लिया, मतलब 20 में से 15 घटा दिया। हमने 3 हिस्से लिए तो 20 में से 15 को घटाएंगे तो क्या बच रहा है, 5। तो 5 जो शेष बच रहा है वो जो प्रत्येक में हमने विभाजित किया उसके बराबर आ रहा है। 5 भागों में विभाजित किया हमने, तो 20 को हमने 4 भागों में विभाजित किया तो प्रत्येक के हिस्से में 5 आ रहा है। उसमें से हमने 3 हिस्सों को केवल प्राप्त किया, बाकी चौथा हिस्सा हमने छोड़ दिया। जो चौथा हिस्सा आ रहा है, जो 3 बराबर हिस्सों में बांटा है, उसी के तुल्य आ रहा है। तो हम इसको ऐसे भी समझा सकते हैं, या बहुत सारी समझाने के बहुत सारे और तरीके हैं। तो ये हो गया। इसी प्रकार इसके बाद एक्सियोम्स के बाद अभिकृत के बाद आएगा अभिधारणा, पॉस्टुलेट्स। यूक्लिड ने जो है ज्योमेट्री को स्पष्ट डिफाइन करने के लिए कुछ पॉस्टुलेट्स, कुछ नियम बनाए हैं। वो इस प्रकार से है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, मैंने सपोज यहाँ पे एक बिंदु हमने ले ली, जैसे यहाँ पे दिखाया गया एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है। तो देखिए इस केवल एक बिंदु पे बहुत सारे रेखाएं हम खींच सकते हैं। जैसे दूसरे बिंदु Q पे भी बहुत सारे रेखाएं हम खींच सकते हैं, मगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने के लिए केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए जैसे P को और Q को हम मिला रहे हैं तो केवल एक रेखा बन रही है, जबकि एक ही बिंदु पर बहुत सारी रेखाएं बन रही हैं। तो ये पहला अभिधारणा है। उसी प्रकार जो है अभिधारणा दूसरा है, देखिए दूसरा अभिधारणा क्या बताया जा रहा है। दूसरी अभिधारणा ये है कि यहाँ पे जो दूसरी अभिधारणा दी गई है, तो दूसरी अभिधारणा ये दी गई है कि अभिधान नंबर 2 कि एक शांत रेखा यानी कि टर्मिनेटेड लाइन को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि मैंने परिभाषा में भी जब हम रेखा के बारे में चर्चा कर रहे थे तो रेखा के बारे में आपको बताया गया था कि किसी एक शांत रेखा को, ए बी जैसे क्या है, टर्मिनेटेड लाइन है, इस शांत रेखा को हम बाएं और दाएं निश्चित रूप से जो है आराम से बढ़ा सकते हैं, जिसकी कोई सीमा दायरे नहीं है। अभी अभिधारणा तीसरा है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। सपोजली जैसे मैंने यहाँ पे देख लिया कि एक लाइन है, एक लाइन ये है, ये लाइन, इस लाइन को हमने मान लिया ओ ए। इस लाइन ओ ए की सहायता से इतनी, यानी ओ ए मतलब इतने नाप की सहायता से हम जो है बिंदु ओ को केंद्र मानते हुए हम एक वृत्त खींचेंगे। तो ओ ए नाप की जो एक वृत्त खींचेंगे वो इस प्रकार से बनेगा, यानी ओ ए इसका क्या है, त्रिज्या है।
ओ ए बराबर, आप इसको रेडियस भी कह सकते हैं, रेडियस, इसकी रेडियस हो गया, ये इसकी रेडियस है। इसी प्रकार अभिधारणा नंबर 4, अभिधारणा नंबर 4 में ये बताया गया है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे सपोज करके हमने एक छोटा सा समकोण खींचा, एक लाइन, जैसे समकोण, जैसे दो रेखा एक दूसरे पर लंबवत है, दो रेखा, तो ये 90 अंश का कोण बन रहा है, और हमने एक लाइन को बढ़ा दिया और फिर दूसरी एक बड़ी लाइन खींच दी क्योंकि एक दूसरे के लंबवत है, ये 90 है। अगर हम इस लाइन को उठा के इसके ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर इस प्रकार से रखते हैं, तो इनके कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर आएंगे। जैसे सपोज करके ये लाइन है, ये लाइन, तो इस पे जो है 90 का कोण बन रहा है, देखिए। फिर हम इसको घुमा देते हैं तो ये लाइन, इस लाइन पे भी 90 का कोण बना। तो बोलने का मतलब होता है कि जब लाइनें छोटी बड़ी हो मगर उनके बीच के अगर कोण समान है तो वो समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, कोण के हिसाब से बराबर होते हैं। अब अभिधारणा 5 ये है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, दो समकोण मतलब 180 डिग्री से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कोण वही बना रहता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि सपोज एक रेखा ये थी, दूसरी रेखा ये है और तीसरी रेखा जो कि इस प्रकार से ये है। तो ये रेखा ए बी और दूसरी रेखा है सी या बी डी है। जब हमने इन दोनों रेखाओं को मिलाया, तो ये दोनों रेखाओं को मिलाया तो ये बन गया आपका ए बी डी, और इसी के ऊपर एक जो तीसरी रेखा थी ये इसके ऊपर इस प्रकार से पड़ रही है, माना इस प्रकार से गिरती है, तो ये इस भुजा को दो कोणों में विभाजित कर रही है। दो कोणों में विभाजित कर रही है मतलब जो पूरा कोण 180 है, पूरा कोण 180 है, वो 180 को दो कोणों में विभाजित कर रही है और दोनों कोणों का मान एक समकोण से कम है, यानी कि इन दोनों कोणों का मान 180 होगा। और इस रेखा को हम निश्चित रूप से आगे कहीं भी बढ़ाए, अगर इधर से बढ़ाए तो उन कोणों का मान वही रहता है, इन दोनों कोणों का मान वही रहता है। तो यही चीज बता रहे हैं वहां पे। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे बहुत सारे कुछ चित्र बनाए हैं। जैसे यहाँ पे ए बी एक रेखा है और यहाँ पे ए बी रेखा है, तो ए बी रेखा के समान नाप के हम दो भुजाएं और खींचते हैं, ए सी और सी बी। तो इस प्रकार से हम तीनों बराबर नाप के भुजाओं की सहायता से एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त होता है, एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। ऐसा ही चाप के आधार पे, लंबाई के आधार पे बिंदु ए और बी पे एक समान चाप हमने इधर से खींचा और बी से भी एक दूसरा समान चाप इधर खींचा, तो देख रहे हैं कि जहां पे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है जहां पे दो चाप एक दूसरे को काट रही है, यहां से जब हम कोई लाइन खींचते हैं तो ये ए बी का लंबवर्तक होगा, यानी कि इस ए बी को दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो ये सब नियम है, इस नियम के तहत ये यूक्लिड की अभिधारणा है और इसके आधार पे हम किसी रेखाखंड की को जो है बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। किसी बराबर नाप वाले भुजाओं को जोड़कर एक इस प्रकार की आकृति बनाएंगे जो कि समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो ये सारी चीज अभिधारणा 5 के अंतर्गत हमने सीखा है। अब इन्हीं सभी परिभाषा, अभिकृत, एक्सियोम्स, अभिधारणा, पोस्टुलेट की सहायता से यहाँ पे आप लोगों को गृह कार्य से संबंधित कुछ प्रश्न देंगे जिसको आप करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई समस्या हो तो आप मैसेज करके, सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल में भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, क्या इसके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकताएं है, ये क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। सबसे पहले जैसे समांतर रेखाएं, समांतर रेखा को आप किस पद की सहायता से आप इसे डिफाइन करेंगे और इसके लिए पद कैसे होने चाहिए, ये है। चूंकि आप ज्योमेट्री पर पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस पदों को आप जो है
रेखाएं यानी कि रेखाखंड की सहायता से ही करेंगे, ज्योमेट्री की सहायता से आप करेंगे, पेंसिल और पटरी की सहायता से बना के फिगर को बना के आप इसको डिफाइन करेंगे मेरे ख्याल से। और बी है लंब रेखाएं। लंब रेखा किसको कहते हैं? लंब रेखा है तो आपको पता है लंब रेखा है जब दो रेखाएं एक दूसरे को जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है उसको लंब रेखा कहते हैं। तो दोनों रेखाओं की जो है आप जो है मेजरमेंट करके माप के जो है दोनों को एक एक्यूरेट पैमाना मान के आप रेखाखंड को खींचेंगे। तीसरा रेखाखंड क्या है ये तो आप जानते ही हैं। फिर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, कोई वृत्त आप खींचेंगे तो उसकी त्रिज्या की नाप कितनी होगी आप स्केल की सहायता से करेंगे, फिर उसको डिफाइन करेंगे। और पांचवा है हमारा वर्ग। वर्ग किसको कहते हैं? इन सारी चीजों को आप जो है पेंसिल और स्केल की सहायता से एक सही ढंग से जो है रेखाखंड की सहायता से आप इनको डिफाइन करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है चित्र में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। AB बराबर CD है। तो चित्र देखिए, चित्र ये बनाया जा रहा है। चित्र जैसे सपोज ये A है, ये दूसरा है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है B है, यहाँ पे फिर C है और ये फिर D है। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि AC बराबर BD होगा? AC बराबर BD कैसे होगा आप इसे प्रूव करेंगे। ओके, थैंक्स।